नमस्कार, जीएमडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और एक ख़ास पेशकश, एक ख़ास मुलाकात के साथ मैं हाज़िर हूँ अशर इब्राहिम आप लोगों के साथ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, एक अजीम शख्सियत हैं, बॉलीवुड सिनेमा से जुड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ संदीप नाथ जी की, जो लेखक हैं, गीतकार हैं, पटकथा लिखते हैं, डायरेक्टर हैं और बहुत शानदार गायक भी हैं। तो स्टूडियो में आपका स्वागत है संदीप जी। धन्यवाद। मैं सीधे सवालों पर ही आता हूं क्योंकि आपको कहीं और जाना है। आपने मुझे बताया कि समय की जो है थोड़ी सी पाबंदी है, तो मैं आपसे सीधे जानना चाहता हूं कि किस तरीके से सिनेमा में आपका रुख हुआ, आना हुआ। और आपने मुझे बताया कि कानपुर से आपका ननिहाल है और आपका पुराना नाता है, तो कैसे आप फिल्मों में आए, इसका थोड़ा सा जिक्र बताइए। देखिए, चूँकि कानपुर मेरी ननिहाल है, बिरहाना रोड, तो मैं हर साल 2 महीने गर्मी की छुट्टी पूरी कानपुर में बिताता था और 1 साल मैं यहाँ रह के पढ़ा भी हूँ। तो चूँकि ननिहाल है तो बड़ा लाड़ का शहर है, सब मामा मौसी इन लोग बहुत सारे पैसे देते थे। और बिरहाना रोड के आसपास अगर आपको पता हो तो 10-12 सिनेमा हॉल थे। नौरंग हमारे घर के बिल्कुल बगल में था, हीर पैलेस, रीगल, रॉक्सी, सुंदर, अप्सरा, उधर स्टेशन के पास मंजूश्री, इधर फूलबाग के ज़रा सा आगे निशात टाकीज। तो इसमें बहुत जो भी नई फिल्में उस समय आती थी मोस्टली इन्हीं हॉल में लगती थी। हीर पैलेस, तो मुझको पैसे मिलते थे, खूब मैं पिक्चरें देखता था और एक कल्पना की दुनिया में खो जाता था। तो मतलब मेरा था कि वो फूल बाग में घूमना, कंपनी बाग में घूमना, पिक्चरें देखना और यहाँ का जो वो मक्खन खाना, वो जो मिलता है बहुत स्पेशल डिश है कानपुर की। हाँ, स्ट्रीट फूड है यहाँ का बहुत इंटरेस्टिंग। और उसके अलावा हमारे यहाँ मिठाई, चाट, तपेश्वरी मंदिर के पास में एक ट्विन चाट के ठेले होते थे। तो ये मेरा एक छोटा सा एक अलग संसार था, 2 महीने के लिए बनता था हर साल गर्मियों में। शायद मुझे लगता है यहीं से मेरे अंदर एक फिल्मों के प्रति रुझान आया। और जो दूसरा पक्ष है कि चूँकि मैं ओरिजिनली बंगाली हूँ, लेकिन मैं जन्म मेरा उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो बंगालियों के परिवारों में अब तो सब परिवार करते हैं, बच्चों को एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत गाना, कविता और नृत्य और चित्रांकन, इन चीज़ों में थोड़ा गार्जियन और घर के लोग थोड़ा प्रोत्साहित करते हैं। तो हमारे घर में भी इस तरह का चलन था, थोड़ा कविता वगैरह को लेकर चलता था। तो मैं कुछ जो आपको पता होगा, बचपन में डायरिया बहुत मिलती थी, तो मेरे पिताजी को कई लोग डायरी गिफ्ट करते थे, वो खरीदते भी थे। तो जैसे ही 31 दिसंबर हो जाता था, उनको नई डायरी आ जाती थी, तो मुझे वो डायरी, कोरी डायरी मिल जाती थी। उस डायरी में बहुत अच्छे नक्शे बने होते थे और चित्र बने होते थे। अब मुझे एक ऐसी बहुत अच्छी डायरी मिली, तब मेरी उम्र मेरे ख्याल से 12-13 साल के आसपास रही होगी। तो मुझे लगा कि मैं इस डायरी में क्या लिखूँ। तो मैंने कहीं पर सुना था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे बड़े कवि ने 8 साल की उम्र में जब लिखना शुरू किया तो उन्होंने पहली 2 लाइन लिखी बंगला में, जल पड़े पाता नोड़े, पानी गिरता है पत्ता हिलता है। तो वो बात मेरे जहन में थी। मैंने कहा यार मैं भी कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, और मैंने उस डायरी में कुछ कुछ लिखना शुरू किया। और लगभग 4 साल हो गए, यानी लगभग 15-16 साल मेरी उम्र हो गई, वो डायरी फुल हुई। और मैं ये सब छुपा के लिखता था कि कोई देख ना ले, कहीं हंसी उड़ेगी, कुछ होगा। एक दिन मैं, हमारा इंटर कॉलेज कहा जाता है, तो मैं शायद 12th में पढ़ता था, तो मैं तब गया हुआ था कॉलेज, और मेरी माता जी ताक वाक साफ़ कर रही थी, उनके हाथ वो डायरी लग गई। तो उन्होंने उस डायरी को शायद पढ़ लिया, और जब मैं लौट के आया तो खाना ना खाने के बाद उन्होंने कहा कि ये डायरी मिली है, तुम ये इसमें जो लिखा तुमने लिखा है? अरे मैंने कहा तो पोल खुल गई यार, डरते डरते मैंने कहा हाँ जी मैंने लिखा है। पर इसमें 3-4 कविताएं बड़ी अच्छी है, लेकिन उसको थोड़ा ठीक कर लो, ये लाइन ऊपर, उन्होंने मोड़ के रखे थे ऊपर ने, और उनका ये लाइन ऊपर होनी चाहिए, ये लाइन इसके नीचे होनी चाहिए। अब ये पहला जो एक कहना चाहिए, हाँ, माता से एक मुझे जो पहला एक प्रोत्साहन भी मिला और एक दिशा भी मिली। और मैंने उस कविता को रीराइट किया, उन 4-5 कविताओं को रीराइट किया, और वो कविता अच्छी लगने लगी। और फिर हमारे घर में कुछ दिनों के बाद एक छोटा सा घरेलू फंक्शन था, वहाँ मुझे वो कहा गया कविताएं पढ़ो, और मुझे 21 रुपये यानी 42 रुपये की राशि इनाम के तौर पे मेहमानों द्वारा प्राप्त हुई। ये पहली प्रोफेशनल आमदनी भी हुई मेरी कविता लिखने से, और शाबाशी भी मिली। और यहाँ से एक बीज मेरे मन के अंदर कहीं पड़ गया। लेकिन मैं प्रोफेशनली इस लाइन में आऊँगा ये मुझे पता नहीं था। इसकी जर्नी बड़ी उतार चढ़ाव भरी रही, बहुत लंबी वो जर्नी है, लेकिन अंतत्वगत्ता जो कहते हैं, जहाँ चाह वहाँ रहा, मैं फाइनली मुंबई पहुँच गया, और बॉलीवुड में आज मैं 20 साल से कार्य कर रहा हूँ। आपने जिक्र किया कि बॉम्बई पहुंचने का, तो मुंबई पहुंचने पर एक लोगों के साथ, सबके साथ या ज़्यादातर लोगों के साथ, कलाकारों के साथ, आर्टिस्ट के साथ संघर्ष जुड़ा होता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये संघर्ष का सामना आपको भी करना पड़ा, या ये सफ़र आसान था आपके लिए?
देखिए, संघर्ष तो मैं आज भी करता हूं, क्योंकि टिके रहने का संघर्ष, निरंतर और अच्छा करने का संघर्ष, विचारों के स्तर पर वैचारिक संघर्ष तो मेरा हमेशा चलता रहता है, क्योंकि ऑडियंस को हर दिन नया चाहिए। जो आपको अपना समय दे रहा है, आपकी चीज़ सुन रहा है, तो उनकी एक उम्मीदें होती हैं आपसे, और अगर आगे आपको पीछे उन्होंने शाबाशी दी है, सराहा है, तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप लगातार अपनी ऑडियंस को निराश ना होने दें। तो एक संघर्ष तो ऐसा रहता है। बाकी जिस संघर्ष की तरफ आपने इशारा किया है कि मुंबई में रहने की दुश्वारियाँ, काम पाने की दुश्वारियाँ, तो ये एक ऐसा सफ़र है जिससे हर आदमी को गुजरना पड़ता है, तो उससे मैं भी गुजरा हूँ। तो लेकिन मेरी थोड़ी सी किस्मत अच्छी थी कि मैं चूँकि थोड़ा पढ़ लिख गया था, तो मुझे एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में कुछ काम मिल गया और कुछ कॉर्पोरेट फिल्म्स वगैरह मैं बनाने लगा। तो वहाँ मेरी ट्रेनिंग भी हो रही थी और इस बहाने मुझे कुछ पैसे भी मिल जा रहे थे, तो मुझे सर्वाइवल का उतनी दिक्कत हुई नहीं। तो ये मेरी खुशकिस्मती रही कि मैंने फिल्मों में आने से पहले लगभग 150-200 जिंगल लिखे, ऐड जो होते हैं कॉपी राइटिंग की, और कुछ करीब 40 के आसपास छोटी और बड़ी मिला के कॉर्पोरेट फिल्म्स भी बनाई हैं। तो मेरी किस्मत अच्छी रही कि मुझे इस तरह का काम मिल गया, तो वैसा मुझे बहुत सूखा संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो शुरुआती दौर में किन लोगों को आप नाम गिनाना चाहेंगे जिन्होंने आपको मदद की, या जिन्होंने ऐसा आपको प्रोत्साहित किया मुंबई में, या जिन्हें लगा कि आप में क्षमता है, उन्होंने पहचाना और आपको आगे बढ़ाया? ऐसे कुछ नाम अगर आपके जहन में हो। मैं आपको शुक्रिया देता हूँ इस सवाल के लिए, क्योंकि ये मुझसे किसी ने इस तरह से सीधा नाम नहीं पूछा था। तो इसमें मैं पहला नाम लूँगा सुशांत सिंह, जो एक्टर हैं, जो जंगल में विलेन थे, कई फिल्में की, और वो क्राइम पेट्रोल में भी आते हैं। तो सुशांत सिंह बिजनौर से हैं, और उनके रिश्तेदार नीरज चौधरी जी मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने सुशांत सिंह के बारे में बताया और एक लेटर उनको लिख के दिया। तो सुशांत सिंह उस वक्त कई फिल्में कर चुके थे और वो रामगोपाल वर्मा जी के साथ काम कर रहे थे। तो मैं सुशांत जी को मिला, और मुंबई जाने से पहले चूंकि मैं शेरो शायरी करने लग गया था, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई उत्तर प्रदेश के 7-8 शहरों में हुई, बिजनौर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर में थोड़ी सी, उसके बाद कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, इन सब शहरों से मेरा ताल्लुक़ रहा है। तो मैं शेरो शायरी लिख रहा था, और उसके बाद मैं दिल्ली गया। यहाँ से दिल्ली में पत्रकारिता की मैंने, और कुछ समय जूनियर लॉयर के रूप में काम किया। तो वहाँ मेरी 2 किताबें छप चुकी थी, मुझको कुछ भी नाम दो, एक कविता संग्रह, और दर्पण अब भी अंधा है गज़ल संग्रह। तो ये मैं करने के बाद तब मुंबई पहुँचा था। तो जब सुशांत को पता चला कि ये लिखते हैं, तो उन्होंने मेरा परिचय अपने एक मित्र प्रवाल पांडे जी से कराया, जो प्रवाल रमन के नाम से अभी उन्होंने कई फिल्में बनाई हैं, डरना मना है, डरना ज़रूरी है। उन्होंने मुझे रामगोपाल वर्मा जी से मिलवा दिया, जो उस वक्त प्रख्यात निर्देशक थे और नए लोगों को बहुत मौका देते थे, एक्टर्स को, राइटर्स को, सिंगर्स को। और इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई, और पैरेलली मेरी दोस्ती मनीषा कोइराला जी के भाई सिद्धार्थ कोइराला से हुई। सिद्धार्थ कोइराला ने मुझे मनीषा जी से मिला दिया। मनीषा जी ने भी मेरी शायरी सुन के कहा कि मैं फिल्म बनाने जा रही हूँ, पैसा वसूल, और उसके गाने आप लिखोगे। तो इस तरीके से ये कुछ नाम हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में मुझे फिल्मों के लिए मौका दिया। और इसके अलावा एक मिस्टर विक्रम गुप्ता हैं, जिन्होंने मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दी और मुझे कॉर्पोरेट फिल्म्स और ये सब बनाने का मौका दिया। विश्वजीत ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने मुझे शुरू में एड जिंगल्स में काम दिया। और बापी टुटुल एक संगीतकार हैं, जो मेरे शुरुआती के दिनों के साथी, जिनके साथ मैंने 14-15 फिल्में की हैं। तो ये वो कुछ नाम हैं। और सबसे बड़ा सहयोग मेरे फैमिली का था, जिन्होंने मुझे वो करने के लिए छूट दी जो मैं करना चाहता था। मैंने सरकारी नौकरी में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने छोड़ दी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में पुलिस विभाग में। तो उसके बावजूद मेरे माता पिता ने मुझे छूट दी। फिर जब मैंने उनको बताया मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा डर रहा था उनके मन में कि क्या होगा। पर उन्होंने कहा अगर तुम जो करना चाहते हो मन का करो, और कोशिश करो कि तुम फिर कामयाब होकर लौटो। तो ये वो लोग हैं मेरे पीछे बैकबोन, जिन्होंने जो है मुझे बहुत उस समय सहारा दिया, और आज भी ये लोग सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपने भी परिवार का जिक्र किया, उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने आपको छूट दी। ये आप बात जो बता रहे हैं, मैं इसको 3 इडियट्स से लेकर जोड़ता हूँ कि आमिर खान की जो फिल्म थी उसमें एक मैसेज किया था कि वो करिए जो आपका मन हो। तो ये कितना कठिन काम है, क्यों परिवार के लोग मतलब अक्सर इतना छूट नहीं दे पाते हैं बच्चों को। वो ज़रूर चाहते हैं कि वो इंजीनियर ही बने, वो डॉक्टर ही बने, वो लॉयर बने, जो वो चाहते हैं बनाना वो बने, ना कि वो जो बच्चे के मन में हो। तो आपके परिवार ने आपको सपोर्ट किया, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। बिल्कुल। लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर परिवार के लोगों को उनके बच्चों के मुतालिक? देखिए, विवेकानंद जी ने कहा है कि बच्चे पौधे जैसे होते हैं, उनको आप पानी देते रहें, धूप मिलती रहे, यानी उनको संस्कार देते रहें, शिक्षा देते रहें, और ये विश्वास रखें कि वो सही फैसले लेंगे।
क्योंकि क्या है कि दुनिया में कुछ भी आदमी बनता है, क्योंकि कंट्रीब्यूट तो समाज को करेगा, वो एक कलाकार हो, चाहे एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, फौजी हो, पत्रकार हो, जो भी उस विधा में जाए। लेकिन अगर वो मन की विधा में जाएगा तो उसको काम कभी काम नज़र नहीं आएगा, काम उसको उसका शौक जैसा बन जाएगा। और जब काम ही उसका पैशन हो, काम ही उसका शौक हो, तो फिर उसको आप 24 घंटे में 18 घंटे काम करने के लिए कहेंगे, उसको कभी तकलीफ नहीं होगी। तो और जो अच्छा काम करता है उसको पैसे की भी दिक्कत नहीं आती, उसकी ज़रूरत के पैसे उसे मिल ही जाते हैं। सबसे बड़ी बात है जो उसको सुख मिलेगा वो उसके जीवन को बहुत आगे तक ले जाए, उसे काम में भी बहुत अच्छा परफेक्शन आएगा। अब ये टैबू टूट रहा है, ज़रूर हम लोग जब छोटे थे, शायद आप भी बचपन में भी ऐसा रहा होगा कि को तब उतनी चॉइस नहीं थी, तब इंटरनेट इतना नहीं आया था, ये सब चीज़ें नहीं थी, तो हम लोग बहुत सीमित किस्म की सरकारी नौकरी या फिर डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ या बहुत था, तो MBA तब शुरू हुआ था, इस तरह की चीज़ें शुरू हुई थी, कुछ और जॉब्स आए थे, निफ्ट वगैरह आया था, ये सब आया था। आज तो मतलब इतनी तरह की वैरायटी है काम कर सकने की, ऑडियो विजुअल में हमारे लाइन में भी इतने काम हैं और उसके प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं जहाँ पर सब कुछ, तब एक FTI होता था और एक NSD था, आज कितने इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं पूरे वर्ल्ड में, आप कहीं पर भी यहाँ बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हो। तो और एक बात ये कि जिन लोगों ने भी लकीर को तोड़ा है, इस लकीर को तोड़ा घर वालों की मदद से या उनकी मर्जी के बगैर विरोध करके भी, उन लोगों ने जीवन में कुछ किया है बड़ा। आप देखेंगे चाहे वो आदरणीय लता मंगेशकर जी से लेकर और कहीं तक भी आप जाएंगे, ऐसे सफ़र देखेंगे तो वो उन सब लोगों ने जो है कुछ करके दिखाया है। तो मैं तो वो जो 3 इडियट में भी था, या ये अब तो, और अच्छी बात ये कि आजकल के माता पिता तो उल्टा कह रहे हैं जो करना चाहो, और इनफैक्ट अगर वो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आजकल के जो माँ बाप है वो लोग हैं जो मेरी उम्र के हैं, बिल्कुल, तो उन्होंने इस चीज़ झेली थी या ये समस्या से वो गुजरे थे, तो आज उसमें से काफ़ी लोग अपने बच्चों को वो करने देना चाहते हैं जो उनको करने का मौका शायद नहीं मिला था। बिल्कुल। बट कुछ लोग अभी भी फिक्स हैं या बहुत ही स्टीरियोटाइप ही काम करने के लिए कहते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप कृपया उस चक्कर में ना पड़े कि जो खानदानी बिजनेस कोई आगे लेके जाओ या नौकरी करो। अगर बच्चा कुछ और करना चाहता है तो उसको ज़रूर करने दें। संदीप जी, हम आपसे बात कर रहे हैं, तो मैं अब आपसे ये चाहता हूँ कि जिन निर्देशकों के साथ आपने काम किया, रामू जी हो गए, तिग्मांशु धूलिया जी हो गए, और कई निर्देशकों के साथ काम किया, कितना अलग लगा उन लोगों के साथ काम करना, कितनी छूट वो आपको देते हैं, और कोई ऐसा डायरेक्टर फिल्मों का जिनके साथ अभी आपका मन हो कि हाँ उनके साथ काम कर रहे हैं तो अच्छा लगेगा, या उनके साथ काम करने का मन है? देखिए, मेरी खुशकिस्मती रही कि मैं जिस समय इंडस्ट्री में आया उस समय के जितने भी बड़े और नामचीन डायरेक्टर थे उसमें से बहुतों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, जैसे राम गोपाल वर्मा, मधुर भंडारकर, तिग्मांशु धूलिया, संजय लीला भंसाली जो बहुत म्यूज़िकल डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैंने सांवरिया में काम किया था, महेश मांजरेकर, ये सब बड़े नाम हैं। और इसके अलावा बहुत सारे मैंने नए उभरते हुए डायरेक्टरों के साथ भी काम किया, सुधीर मिश्रा। तो एक बात मेरे साथ अच्छी रही, शायद ये क्रेडिट मैं उत्तर प्रदेश को देना चाहता हूँ कि मैं एक जन्म से बंगाली हूँ, लेकिन मेरी जो भाषा है वो उत्तर प्रदेश की ज़मीन में ही तैयार हुई, जो हमारी हिंदी उर्दू से मिश्रित भाषा है, तो वो मैंने सुन के ही सीखी है। और अब 22 साल हो गए लगभग मुंबई में रहते हुए, मेरी हिंदी मुझे लगता है इतनी, मतलब उसमें बम्बैया पुट नहीं आया। मुझे लोग कहते हैं आप यूपी से हैं क्या, मेरी हिंदी सुन के, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जी हाँ मैं यूपी से हूँ। तो जब मैं इन लोगों से मिलता था, इन डायरेक्टरों से, इसमें से कुछ लोग नॉन हिंदी प्रदेश से आते हैं, राम गोपाल वर्मा तेलुगु हैं, मधुर भंडारकर जो है वो महाराष्ट्रियन है, मैंगलोरियन है, तिग्मांशु धूलिया मेरे ही शहर के हैं, उनकी हिंदी खुद बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम यार हमको हिंदी में टक्कर देते हो, मतलब तुम्हारी हिंदी सुन के मुझे बड़ा मज़ा आता है, तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। तो जब इस तरह के निर्देशकों के साथ मैं बैठने लगा तो उनको ये समझ में आ गया कि ये लड़का हिंदी जानता है। शायरी मैं करता ही था, कविताएं मैं लिखता था, किताबें मेरी थी, तो उन्होंने मुझे मौके दिए। ये लोग आपको मौका देते हैं, मौके पे आपको खरा उतरना ये आपकी जिम्मेदारी होती है। और उसमें एक चीज़ और है कि आपको, आपके साथ एक संगीतकार होगा, एक गायक होगा, यानी ये एक मिश्रित कला जिसमें कई प्रतिभाओं को मिलकर एक चीज़ बनानी पड़ती है। तो उन प्रतिभाओं के साथ आपका कोऑर्डिनेशन इतना सुंदर होना चाहिए कि जो फिनिश प्रोडक्ट निकल कर आए वो एकदम संगम की तरीके से हो, सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए हों। तो मेरी खुशकिस्मती रही कि मुझे इन निर्देशकों ने ऐसी टीम दी कि जिनके साथ मैंने काम किया तो एकदम चीज़ जो है निखर के आई, और बार बार इन लोगों ने मुझे मौके दिए और रिपीट करते रहे। बाकी हर नया निर्देशक अपने साथ एक नया तरीका लेके आता है, नया विचार, उसका कहने का कहानी तरीका अलग होता है, तो उसमें बहुत कुछ सीखने को और करने को मिलता है। आपके कई गाने प्रसिद्ध रहे और बड़े लंबे अरसे तक वो
हिट्स की श्रेणी में शामिल रहे अपने वक्त में। कुछ गाने जो आपके पसंदीदा हम चाहते हैं कि कुछ उनको थोड़ा अगर आप खुद गुनगुनाएं, क्योंकि आप बड़े अच्छे गायक भी हैं, हम उस पर भी आगे बात करेंगे। तो कुछ गाने जो आपको अगर पसंद हो तो उनकी एक एक लाइन अगर आप गुनगुना दें तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों के लिए। देखिए भाई, अपना तो हर गाना एक कलाकार को अच्छा लगता है, फिर भी जनता ने जिन गानों को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया है, तो उसमें अगर आपको याद होगा आदरणीय लता जी का एक गाना है फिल्म पेज 3 का कि कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। और उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ 10 गानों में इस गाने को जगह दी है, तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और इसके अलावा एक गाना है जिसको इसी शहर के संदीप नाथ और अंकित तिवारी ने मिलकर बनाया था, सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं, आशिकी 2 के लिए। तो वो गाने को भी आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया कि मंजिलें रुसवा हैं, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा, ये मेरी ज़मानत है, तू मेरी अमानत है, अपने करम की कर अदाएं, कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू क्यों रो रहा हूँ मैं यारा। इसके अलावा फैशन का है ये जलवा, जिसको सुखविंदर जी ने गाया, वो मेरा बहुत फेवरेट गाना है। यूं शबनमी पहले नहीं थी चांदनी, ये गाना मेरा बहुत फेवरेट गाना है। और एक गाना है जो पान सिंह तोमर में आया था कि देखो हवा ज़ोर से भड़की, तन में नसें जोर से तड़की, अब तो रंग जाएगी धरती लाल लाल, पर ये अपने मन की नाए का करे ना कोई उपाय, अब तो करनी पड़ेगी धाएं धाएं। इरफान भाई को बहुत पसंद था गाना और वो मुझे हमेशा मिलते थे, तो वो मुझे इस गाने के बारे में हम लोग ज़रूर बात करते थे। अभी आपने जिन गानों का जिक्र किया बहुत शानदार गाने थे, वो लोगों को बहुत पसंद आए। अब कुछ आने वाली फिल्मों के बारे में अगर आप बता पाएंगे जिन पर काम चल रहा है, जिनके लिए आपने गाने लिखे हैं, किस तरीके से और कब तक हम लोग उनको सुन पाएंगे उन गानों को? मैं करीब 4-5-6 फिल्में हैं जो लाइंड अप हैं। उसमें एक का नाम है गबरू गैंग, वो फिल्म आने वाली है, उसमें मैंने संगीत भी दिया है। फिर एक मेरी अपनी फिल्म है जिसको मैंने निर्देशित भी किया है, उसका नाम है जनता है बॉस, उसमें भी मैंने कुछ गानों में संगीत दिया है और गाया है और लिखा है, वो आने वाली हैं। इसके अलावा मैं बहुत सारे इंडिपेंडेंट गाने, अब इंडिपेंडेंट गानों का एक नया दौर शुरू हुआ है, स्पेशली कोविड के बाद से, तो उसमें कई गाने मैंने किए हैं, रंगरेज, इश्क निराला, भारत माता की जय, तो उस सीरीज़ में मैं और कई गाने कर रहा हूं जो बहुत जल्दी आपको मतलब आने वाले 1-2 महीनों में ही मिलेंगे। और मैं आने वाले समय में एक आध गाने की शूटिंग कानपुर में भी करने की योजना बना रहा हूं। बहुत बढ़िया। कुछ गाने जो आपने जिनका जिक्र किया रंगरेज वगैरह, उसमें सूफ़ी टच भी है और उसमें एक भारतीयता की झलक है, तो कुछ अगर गुनगुना पाएँ आप, जो खुद आपने गाए हैं। ये मुझे भी अभी पता लगा कि आप खुद गाते भी बहुत अच्छा हैं, क्योंकि हम आपको गीतकार के तौर पर अब तक पहचानते थे और आपको समझते थे, लेकिन ये जो खुलासा हुआ है कि आप बहुत शानदार गायक भी हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनमें से कुछ पंक्तियां आप गुनगुनाएं। ज़रूर। ओ रंगरेज तेरे रंग में रंग जाऊं मैं, थोड़ा काला थोड़ा उजला हो जाऊं मैं। ओ रंगरेज मेरे रंगरेज रंगरेज। और एक गाना और गुनगुना देता हूं। मैंने दिल पे हाथ रख के आज खा ली ये कसम, मैं रहूं या ना रहूं पर हो सलामत ये वतन ही धर्म अपना फर्ज है, ईमान है, इस वतन की शान पे हर सांस भी कुर्बान है, खून की हर बूंद में है देशभक्ति की अदा, पूरी कायनात में गूंजेगी बस अब ये सदा, भारत माता की जय,
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत शानदार, बहुत बहुत अच्छा आपने गाना हमको सुनाया, दर्शकों को सुनाया। संदीप जी, आपके पास चूँकि समय का अभाव है तो मैं जल्दी जल्दी में ही आपसे सवाल करूंगा ताकि थोड़े दर्शकों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाए। जो आपने गायकी है और जो आपका लेखन है, उसमें आप किसी को क्या ऐसा समझते हैं कि इनसे प्रभावित हैं या इनकी तरह चाहते हैं या इनसे कुछ सीखते हैं, तो उनका कुछ जिक्र करिए। सर देखिए, जितने भी हमारे बुजुर्ग हुए हैं, राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर, सभी अपने आप में एक एक विशाल समुद्र है, कला का समुद्र है। बट मैं डेफिनेटली कुछ लोगों से बहुत मुतासिर हूँ, जिसमें आदरणीय गीतकारों में शैलेंद्र जी, मजरू साहब, मजरू सुल्तानपुरी जी, साहिल लुधियानवी साहब, आनंद बख्शी जी, हसरत जयपुरी जी, तो शकील बदायूनी साहब, ये सब एक एक महासागर हैं गीतकार के रूप में। संगीतकारों में आदरणीय एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, नौशाद साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, जतिन ललित, ए आर रहमान साहब, ये सब, इनका बहुत प्रभाव है मुझ पे। और गायकों में जिनका सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो आदरणीय किशोर कुमार जी हैं। और उसके अलावा सुखविंदर सिंह जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय गायक हैं जिसमें नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत देसी गाते हैं। रूना लैला जी हैं बांग्लादेश की, उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो ये सब वो आर्टिस्ट हैं जिनको मैं बहुत सुनता हूँ। और हेमंत कुमार साहब हैं हमारे पश्चिम बंगाल के जो थे, और इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया, उनको मैं बहुत सुनता हूँ। मन्ना डे साहब को मैं बहुत सुनता हूँ। तो ये सब वो लोग हैं जिनकी गाने मेरे ऊपर बहुत, जिनका मुकेश जी मेरे बहुत फेवरेट सिंगर हैं। मुकेश जी के गाने मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। किशोर कुमार और मुकेश जी को मैं हिंदी गानों में बहुत सुनता हूँ। जो नई प्रतिभाएं हैं, जो नए बच्चे हैं, जो नए युवा हैं, अभी फिल्मों में आना चाहते हैं, वो अलग अलग, चाहे वो गायकी हो, चाहे अभिनय हो, चाहे संगीत हो, उसमें जगह बनाना चाहते हैं, तो किस तरीके से वो ऐसा काम करें, किस तरीके से प्रयास करें कि वो सही रास्ते पर आएँ और जल्दी से जल्दी कामयाबी का रास्ता पकड़ें? उसके लिए कोई अगर मूल मंत्र आप देना चाहें, उनको दिशा निर्देशित करना चाहें, तो थोड़ा सा बताइए। देखिए, सफलता और जल्दी का कोई आपस में रिश्ता है नहीं। अगर कभी कभी आप किसी काम को करते हैं और पहला ही काम आपका हिट हो जाता है, तो क्योंकि सफलता को मैं निरंतरता के साथ जोड़ता हूँ कि एक मुकाम पे पहुँचना और उस पर टिके रहना और लगातार अच्छा डिलीवर करते रहने को मैं सफल कहूँगा। जब आप इतना डिमांड में हो कि आपके बगैर कोई प्रोजेक्ट सोचा ना जा सके, आपको कोई रिप्लेस ना कर सके, कोई आपको डिक्टेट ना कर सके, तो समझ लीजिए कि आप सफल व्यक्ति हैं। तो उसके लिए एक ही चीज़ है कि लगातार साधना, धीरज, लगातार ऑब्जर्वेशन, सीखना और तब करना। तो कला में सीखने का बहुत बड़ा महत्व है करने से पहले। तो जितना सीखेंगे उतना अच्छा आप कर पाएंगे। तो सुनना, गुनना और फिर करना। तो खूब सुने, खूब गुने और लगातार सीखते रहें और करते रहें काम, तो सफलता आपको कभी छोड़ के जा नहीं सकती। तो यानी कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। आपने भी इस चीज़ को मुंबई में रहते हुए सीखा और बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ जीवन में ही सफलता का शॉर्टकट नहीं है, चाहे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री हो या कहीं और भी जगह पर हो। आप कामयाब और वक्त देना पड़ेगा काम के लिए। बिल्कुल, और लगातार काम देना पड़ेगा। और अगर जगह बनाए रखनी है तो पहले से बेहतर करना पड़ेगा। बिल्कुल, नहीं तो इतने लोग हैं इंडस्ट्री में कि आप आउट हो जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे, समझिए। क्योंकि प्रतिभाएं लगातार आती रहती हैं। पृथ्वी कभी भी प्रतिभा से खाली नहीं होती है, तो निरंतर प्रतिभाएं आ रही हैं। तो आपको रिप्लेस करने के लिए आपसे ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग आ सकते हैं। तो इसलिए आपको अपनी प्रतिभा को, अगर आप प्रतिभाशाली है तो उसको लगातार मांझना पड़ेगा, जिससे कि उसमें पैनापन, एक धारदार वो प्रतिभा बनी रहे और लोगों का रंजन होता रहे, मन का रंजन होता रहे, जिससे आप डिमांड में रहें अपनी प्रतिभा की वजह से। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं कि भविष्य में मैं आपको किस रूप में देख पाऊंगा? क्या आप फिल्म निर्देशक के तौर पे जाना चाहते हैं, या गीत ही हमें आपके और बहुत अच्छे मिलने की, या गायकी पे आप फोकस कर रहे हैं, या अभी ये कॉम्पैक्ट, ये जो है, ये जो पैकेज है, यही हमारा आपका मिलता रहेगा लगातार? देखिए सर, मेरा एक कहना है कि कला, सारी कला एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक्ड हैं। जब कोई गीतकार के रूप में काम करता है तो उसके मन के अंदर एक संगीत भी चलता है। लयबद्धता ना हो तो फिल्मों में गीत लिखना बहुत मुश्किल है। उसी तरीके से जब कोई संगीतकार, जो कंपोज़र है, उसके मन में एक डमी गीत चलता रहता है। जब लेखक लिखता है एक स्क्रिप्ट, उसमें जब गीत की सिचुएशन आती है तो उसे पता होता है कुछ इस तरीके का गीत होगा। रेफरेंस पॉइंट होते हैं और सारे रेफरेंस पॉइंट एक दूसरे को इंटरलिंक करके चलते हैं।
फॉर्म्स अलग है लेकिन जो क्राफ्ट है वो आर्ट है घूम फिर के। सब एक दूसरे, जिसमें लय ताल सुर, इवन एक सीन भी आप लिखेंगे तो उसकी भी एक लय ताल होता है उसके अंदर भी, सीन के अंदर, नहीं तो सीन खराब हो जाता है। तो जब जो मेरे पास काम आएगा उस काम को मैं पूरी अपनी शिद्दत से करूंगा। और मैं एक बार में एक काम ही करता हूँ। जब मैं कोई गाना बना रहा होता हूँ तो उस वक्त शायद मैं दूसरे काम पे ध्यान नहीं करता हूँ, और उस गाने का वो डिपार्टमेंट, अगर मैं उसको लिख रहा हूँ तो उसके लेखन पे जोर रहता है। जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं उसकी कंपोजिशन पे चेक को लेकर बैठता हूँ। उसके बाद मैं उसके डिज़ाइनिंग को, जिसको प्रोडक्शन कहते हैं, म्यूज़िक प्रोडक्शन पे बैठता हूँ। उसके बाद उसकी सिंगिंग के लिए अलग से रिहर्सल करता हूँ, तब जाता हूँ। इसी तरीके से जब मैं कोई स्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ तो मैं उसके पूरा जो शॉर्ट स्क्रीन प्ले बनाता हूँ, फिर पूरा जो उसका तरीका होता है जो टेक्निकली, उस पर पूरा फोकस करता हूँ। उस वक्त मैं दूसरे कामों पर फोकस नहीं करता हूँ जब तक वो काम फर्स्ट ड्राफ्ट मेरा कंप्लीट ना हो जाए। और डायरेक्शन मैंने एक फिल्म का किया है, वो रिलीज़ हो जाए, अगर जनता ने उसको आशीर्वाद दे दिया तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी मैं, अगर मुझे कोई अच्छी कहानी मिलती है और अच्छा सेटअप होता है तो मैं ज़रूर निर्देशन में भी आऊँगा। लेकिन राइटिंग और सिंगिंग मेरा फर्स्ट जो है प्रेफरेंस है और मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। संदीप जी, आप JMD न्यूज़ को आपने टाइम दिया इस बिज़ी शेड्यूल में, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। और जैसे कि आपने कहा है कि अगला जो हमारी आपकी मुलाकात होगी वो विस्तृत होगी, क्योंकि बिल्कुल आप उस टाइम काफ़ी दे पाएंगे हम लोगों को। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे JMD परिवार की ओर से आपके करियर के लिए, कि आप और ज़्यादा कामयाब हों, आपके गाने और ज़्यादा मकबूल हों, दर्शक और जनता आपको और ज़्यादा प्यार दे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और आपसे मुलाकात होगी। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News।